महान व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित व्यंग्य कहानी आना ना आना राम कुमार का में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आना ना आना राम कुमार का। बदनामी अपनी कई तरह की है। एक यही कि भाषण देने के, उद्घाटन करने के और मुख्य अतिथि होने के भी पैसे ले लेता हूँ, मगर बदनामी इससे भी आगे बढ़ गई है। यह मुझे उस दिन मालूम हुआ। मैं एक शहर व्यक्तिगत काम से गया था। दूसरे दिन शाम को स्थानीय कॉलेज के 2-3 लड़के अपने अध्यापक के साथ आए। मैं खुद परेशान था कि शहर में कोई कॉलेज वॉलेज या कोई संस्थान है या नहीं है, तो कोई आता क्यों नहीं। 36 घंटे किसी छोटे शहर में लेखक को पड़े हो जाएं और कोई ना आए तो भी मन न जाने कैसा कैसा करता है। खैर, वे आए तो तबीयत हरी हो गई। उन्होंने कहा, कल हम लोग कॉलेज में आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैं झूठे संकोच नहीं पालता। मैंने कहा, कर डालो, शुभ काम है, कितने बजे आ जाऊं। वे बोले, 4 बजे प्रोग्राम रखा है, हम आपको लेने आ जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार रहूँगा। बात खत्म होनी चाहिए थी। अब आगे कॉलेज के बारे में या मौसम के बारे में या साहित्य के बारे में बातें ही हो सकती थीं, पर वे गुमनाम बैठे थे। आखिर एक लड़के ने निहायत भोलेपन से कहा, कितना रुपए लेंगे। मैं काफ़ी बेहया हूँ, मगर इस बात ने मेरी भी चमड़ी उधेड़ दी। बदनामी इतनी आगे बढ़ गई है कि सम्मान करने वाला जानता है कि यह नीच सम्मान करवाने के भी रुपए लेगा। कैसा बेशर्म है। यह सही है कि किसी समारोह में जाना स्वीकार करते वक्त ही पत्रम पुष्पम कहलाने वाली रकम का अंदाज़ा दोनों पार्टियों को हो सकता है। मैं पहुंचते ही आयोजकों के चेहरे, व्यवहार और आवभगत से हिसाब लगाना शुरू कर देता हूं कि ये अच्छे पैसे देंगे या नहीं। कभी ऐसा भी हुआ है कि ज़्यादा आवभगत करने वालों ने रुपए मुझे कम दिए हैं। लेखक का शंकालु मन है, शंका ना हो तो लेखक कैसा। मगर वे भी लेखक हैं जिनके मन में न शंका उठती है न सवाल। ज़्यादा आवभगत होने लगे तो आशंका होती है कि ये पैसा कम होंगे। मैं मन ही मन कहता हूँ, भैया ज़्यादा कर रहे हो, नॉर्मल हो जाओ तो मैं भी हो जाऊँ। तुम्हारी आवभगत के हिसाब से मेरी घबराहट भी बढ़ रही है। समारोह के बाद एक लिफाफा दिया जाता है। इस लिफाफे में मुझे सख्त चिढ़ है। हर लिफाफे से मुझे चिढ़ है। लिफाफा हमेशा अपने और दूसरे को धोखा देने के काम आता है। लिफाफा देखकर मैं बेचैन होता हूँ। पता नहीं कितने हैं भी या नहीं। चारों तरफ अंधकार, कोई रोशनी देने वाला नहीं। मैं विरागी की तरह लिफाफा लेकर जेब में रख लेता हूँ, जैसे तुच्छ माया है, पर मन बेचैन रहता है। मैं तो बातें करते करते हाथ जेब में डालकर नोटों को टटोल कर रकम का अंदाज़ा लगा लेता हूँ। यह अभ्यास मुझे हो गया है। अगर इसमें नाकाम हुआ तो बाथरूम तो कहीं गया नहीं है। मैं बाथरूम में जाकर गिन लेता हूँ। रकम की अनिश्चितता की बेचैनी सबको होती है। जिन्हें नहीं होती वे आदमी नहीं हैं, और हैं भी तो झूठे हैं। बहुतों में बाथरूम में घुसकर गिनने का नैतिक साहस नहीं होता, और वे आशंक मन लेकर औपचारिक सद्भावना और संतोष निभाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। गिन कर निकलता हूँ और रकम संतोषप्रद होती है तो उन लोगों से कहता हूँ, आपका यह इलाका बहुत प्रगतिशील है। मैं बहुत जगह घूमा हूँ, पर ऐसा आगे बढ़ा हुआ क्षेत्र मुझे कम ही मिला है। पर अगर रुपए कम हुए तो कहता हूँ, यह इलाका पिछड़ा हुआ है, इसे अभी बहुत प्रगति करनी है। 10-15 रुपए के हेर फेर में पूरे इलाके की प्रगतिशीलता का पिछड़ा हुआ घोषित कर देता हूँ। समारोह खत्म हो गया था। मुझे पहली गाड़ी से ही लौटना था। सामान बन चुका था। होटल के कमरे में स्थानीय प्रबुद्धजन और बंधु बैठे थे और मेरे भाषण की तारीफ कर रहे थे। मुझे तारीफ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। राम कुमार अभी तक नहीं आए। राम कुमार वे सज्जन थे जिनके पास मेरे पैसे थे। मैंने उन लोगों से कहा, राम कुमार अभी तक नहीं आए। वे बोले, आते ही होंगे। एक अध्यापक कहते हैं, सोचने की नई दिशा देते हैं आप।
दिशा दिशा तो यही वह है जिससे राम कुमार को आना है, नहीं बताना मुझे दिशा। और सोचने की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है, मुझे तो यह बताओ कि राम कुमार कब तक क्यों नहीं आए। वे बंधु कहते हैं एक कप चाय हो जाए। चाय आती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। राम कुमार ने मेरा स्वाद छीन लिया है। एक दो घूंट लेता हूँ और फिर कहता हूँ राम कुमार नहीं आए। वे नहीं जानते कि मैं बार बार राम कुमार को क्यों पूछ रहा हूँ। अब मैं अपने को धिक्कारता हूँ। लोभी, तू भी कोई लेखक है। लेखक क्या ऐसा होता है? धिक्कार है। थोड़ी देर इस धिक्कार से मन को संभालता हूँ, पर फिर पूछ उठता हूँ राम कुमार नहीं आए। अब उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। वे शायद सोचते हैं कि कुछ घंटे में ही उन्हें राम कुमार इतने पसंद आ गए और हम कुछ नहीं। एक सुंदरी आती है, कहती है बड़ा सुंदर भाषण था आपका, मुझे ऊष्मा का अनुभव नहीं होता। इस वक्त विश्व सुंदरी भी राम कुमार से घटिया है। सुंदरी मेरी हूँ से निरुत्साहित होती है। पर देवी मैं क्या करूँ, राम कुमार तो नहीं आए। अगर वे आ गए होते तो मैं तुमसे बड़े रस से बातें करता। मैं मन को फिर संभालने की कोशिश करता हूँ। बेवकूफ़ परेशान क्यों होता है? पैसा ही तो है, सब कुछ नहीं होता। 2000 लड़कों ने तुम्हारा भाषण सुना, इनमें से अगर 50 भी बिगड़ गए तो जीवन सार्थक हो गया। जब तुम बोल रहे थे तब तुम उन लड़कों से चाहे तो तोड़वा सकते थे, परंपरा से लेकर भाग्य विधाताओं के हाथ पांव तक। मेरा मन थोड़ा ऊंचा उठता है, मगर 1 मिनट में ही फिर गिरता है और मैं कहता हूँ राजकुमार अभी तक नहीं आए। उनमें एक बुजुर्ग अध्यापक मेरी बेचैनी समझ गए। उन्होंने अलग ले जाकर कान में कहा राम कुमार शायद सीधे स्टेशन पैसा लेकर पहुँचे। चिंता मत करिए, अगर ना भी आए तो हम भिजवा देंगे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? जरूर पहले से मुझे चरका देने की योजना बन चुकी है। मुझे याद आया लखनऊ का वह वाकया। 3 प्रोफेसर लोग मुझे आगरा की गाड़ी में बिठाने आए। मैं समझा ये रुपए लाए होंगे, पर वे कहने लगे कि हम समझे प्रिंसिपल साहब ने आपको दे दिए होंगे। आगरा की गाड़ी सामने खड़ी थी और मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं थे। तब उन अध्यापकों ने चंदा करके मेरे लिए टिकट खरीदा। पैसे मेरे आज तक नहीं आए। मैं ज़्यादा बेचैन हो गया। गाड़ी का वक्त हो गया। उन लोगों ने डिब्बे में मेरा सामान रखवाया। बैठते बैठे मैंने दोनों सड़कों पर नज़र दौड़ाई और कहा राम कुमार अभी तक नहीं आए। स्टेशन पर दूर दूर तक राम कुमार कहीं नहीं है। मेरी घबराहट बढ़ती है। मैं कहता हूँ राम कुमार तो नहीं आए। वे अब जवाब नहीं देते, परेशान हो गए हैं। हम प्लेटफार्म पर चहलकदमी करते हैं। वे लोग साहित्य और राजनीति की बातें करते हैं। मेरा मन नहीं लगता। मेरे मन में राम कुमार की छवि समाई है। दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी रवाना होने के लिए तैयार खड़ी है। तभी एक औरत सिर पर पोटली रखे भागती है और उसका पीछे एक साधु कर रहा है। औरत उस डिब्बे में घुस जाती है। साधु उसे बाहर घसीट कर प्लेटफॉर्म पर डाल देता है। औरत चीखती है मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। साधु उसे एक लात मारकर कहता है रहेगी कैसे नहीं। हंगामा मच जाता है। पुलिस वाला आता है, साधु को डराता है तो साधु कहता है यह मेरी घरवाली है, मैं इसे ले जाऊंगा। मेरे पास के डिब्बे में बैठी एक स्त्री दूसरे से कहती है बाई, जब इंद्री पे बस नहीं है तो साधु क्यों होते हैं। बढ़िया प्लॉट है कहानी का, पकड़ लूँ उसे, डायलॉग दिमाग में जमा लूँ। पर मेरा दिमाग प्लॉट में भी नहीं लगता। थोड़ी देर बाद फिर कहता हूँ राम कुमार नहीं आए, गाड़ी आधा घंटा लेट है। अब मेरे मन को थोड़ी राहत मिलती है। राम कुमार के आने की उम्मीद मैं छोड़ता नहीं हूँ। उन्हें आधा घंटे का समय और मिल गया है। मैं प्लेटफॉर्म पर दोनों तरफ देखता हुआ उन लोगों के साथ घूम रहा हूँ। विज्ञान चर्चा करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। मेरा किसी में मन नहीं लगता। इतने में राम कुमार आते दिखाई देते हैं। वे लोग एक साथ कहते लीजिए आ गए राम कुमार। राम कुमार पसीने से लथपथ हैं। कहते हैं साइकिल पंचर हो गई थी, उसे सुधारने देकर लाइन लाइन भागता हुआ आया हूँ। मेरी बेचैनी कम होती है, मगर ये राम कुमार जेब में हाथ क्यों नहीं डालते, लिफाफा क्यों नहीं निकालते, गपशप में क्यों उलझे हैं।
मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, यह कब जेब में हाथ डालते हैं। वे जेब में हाथ नहीं डालते। तरकीबें मुझे बहुत आती हैं। मैं अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहता हूँ, राम कुमार जी टिकट ले लीजिए। राम कुमार मुझे रोकते हैं, नहीं नहीं मैं टिकट ले आता हूँ। राम कुमार मुझे अलग ले जाकर लिफाफा देते हैं, कहते हैं इतने रुपए ठीक है ना, अब बाथरूम में जाने की ज़रूरत नहीं। राम कुमार ने स्वयं राशि बता दी है। टिकट आ जाता है। मैं कहता हूँ, भाई चाय पी जाएगी। चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहता हूँ, यहाँ के लोग काफ़ी प्रबुद्ध हैं। मैं देख रहा था, वे लोग बड़े ध्यान से मेरी बातें सुन रहे थे और समझ रहे थे। कई जगह तो मैंने अनुभव किया है कि मैं बोल रहा हूँ और कोई समझ नहीं रहा है। इस मामले में आपका यह क्षेत्र काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है। राम कुमार आ गए थे ना।